नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार मीना, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हैं हरियाणा के। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि जो एक्साइज टैक्सेशन की अभी जो स्थिति है प्रदेश की, वो क्या है, उसके बारे में सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी होगी, हमारा विभाग मुख्य तौर पर तीन कर का संग्रहण करता है, जिसमें मुख्य तौर पे जीएसटी लागू होने के बाद एसजीएसटी इसको बोलते हैं, स्टेट जीएसटी टैक्स। इसके अलावा एक्साइज टैक्स और तीसरी कैटेगरी है बैड टैक्स, जो कि बहुत ही कम सिर्फ 6 मदों पर वो लागू होता है और बाकी सब पर जीएसटी लागू होता है। और जो एक्साइज है, लिक्कर का जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो ये मुख्य तौर पे हम 3 करों के माध्यम से हरियाणा सरकार को कर प्रदान करते हैं। और ये लगभग पिछले साल का हमें देखें तो लगभग 54,000 करोड़ के आसपास हमने ये संग्रहण किया, जिसमें बैट और सीएसटी लगभग 13,000 करोड़ के आसपास था, एक्साइज 10,000 करोड़ के आसपास था और 33,000 करोड़ के आसपास हमारा एसजीएसटी था। तो आप देखेंगे जब से बैट से हमने जीएसटी में परिवर्तन किया है, उसके बाद हरियाणा प्रदेश के विशेष तौर पर बहुत अच्छी ग्रोथ रही है और लगभग हम 15%, जो कि 14% का मापदंड रखा गया था भारत सरकार द्वारा, कि 14% बढ़ोतरी के हिसाब से हम राज्य सरकारों को कंपनसेशन देंगे। यदि 14% से कम हुआ तब भी हम 14% तक की ग्रोथ मानते हुए कंपनसेशन देंगे। लेकिन हमारे संयोग से हमारे राज्य में 15% तक भी CAGR की ग्रोथ हुई और उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊं किस तरह से हमने इसमें कार्रवाई की। जो आप बता रहे हैं कि इतना ये आंकड़ा है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्ट है आप? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देखेंगे कि आज के समय में जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% है, जो कि पूरे भारत देश के अंतर्गत यदि आप पूरे भारत की जीडीपी की ग्रोथ देखें तो लगभग 7 से 8% है। और उस स्थिति में आप देखेंगे इस साल हमारी एक्साइज का जो कलेक्शन है वो हम उसका यदि प्रथम क्वार्टर में मापदंड लें तो लगभग 26% की हमारी ग्रोथ हुई है, जो कि मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े जो ग्रोथ स्टेट है उनमें से एक होगा। और इसका मुख्य रूप से कारण ये हुआ कि एक्साइज में हमने कुछ पॉलिसी को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाया और उसमें कई कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिसके माध्यम से हमारे पास लाइसेंस फी में जो पिछले साल की जो लाइसेंस फी थी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट थी, उस पर भी हमने 25% ग्रोथ बढ़ाई। और जो कि हमारे पास आज की डेट में सिक्योर्ड रेवेन्यू है, क्योंकि वो उन्होंने पे करना है इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो पता चल चुका है हमें कि कितना 25% पिछली बार से अधिक रेवेन्यू हमारे पास प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आप प्रथम क्वार्टर में यदि हम इनकी बात करें, क्योंकि हमारा एक्साइज का क्वार्टर थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा एक्साइज ईयर हमारा बदल गया और 11 जून से प्रारंभ होता है, तो उसकी वजह से उसका क्वार्टर डिफरेंट है। बट हम यदि वित्तीय वर्ष का क्वार्टर भी देखें तो उसमें भी जो एसजीएसटी की ग्रोथ है वो लगभग 15 से 16% है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी अधिक है। तो निश्चित रूप से ये आप इसके बधाई के पात्र हैं। लेकिन सर, अभी भी जीएसटी को लेकर खासकर जो छोटे व्यापारी हैं उनमें बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, उनको लेकर क्या कुछ, उसके सरलीकरण को लेकर क्या कुछ खासकर आपके विभाग ने जो कदम हैं वो उठाए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि आपको जानकारी है कि जब जीएसटी लागू किया गया तो जीएसटी को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया और इसमें देखेंगे तो आप 2017-18 के वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ, जुलाई 2017 से, और उसके बाद इसमें कई आमूलचूल परिवर्तन हुए। जो भी इनपुट मिला उसके आधार पर कई परिवर्तन किए गए और आप देखेंगे इस पूरे नेटवर्क को जीएसटीएन चलाता है ऑनलाइन। और इसमें विशेष ध्यान रखा गया कि जो 40 लाख यदि टर्नओवर है किसी भी व्यापारी का जो गुड्स में यदि डील करता है तो उसको जीएसटी देने की, जीएसटी के रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे छोटे जो मझोले जो व्यापारी हैं वो इसके दायरे से वैसे बाहर रखेंगे। फिर भी यदि उससे अधिक यदि किसी का टर्नओवर होता है तो उसके लिए भी एक सरलीकरण बहुत किया गया है। आप देखेंगे पहले से और अब में एक तो जो रिटर्न भरे जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे जीएसटीआर 1 हो, 3B हो, इन सबको भी सरलीकरण किया गया है और उनके फ्रिक्वेंसी को भी घटाया गया है। इसके साथ साथ फिर भी कुछ व्यापारी ऐसे हो सकते हैं जिनको कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कतें आएँ, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है,
जिसकी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी की गई है कुछ समय पहले, जिसमें कहा गया कि जीएसटी संवाद केंद्र हम बनाएंगे, सुविधा केंद्र हम बनाएंगे, जीएसटी सुविधा केंद्र हर ज़िले में बनाएंगे। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो ऐसे व्यापारी हैं या कोई भी जो भी जीएसटी का जो भी रजिस्टर्ड हमारा व्यापारी है, वो उसको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना करना पड़े या रिटर्न भरने में कोई समस्या हो, तो वहाँ पर एक हम लोग उनकी सलाह के लिए और उनकी ऐड के लिए कुछ कर्मचारी अधिकारी रखेंगे, जिनका काम सिर्फ यही होगा कि वो ऑनलाइन उनके रिटर्न को भरवाने में सहायता करें। इसके अलावा भी यदि कुछ और किसी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप शुरू करने जाना, तो कब तक हो जाएगा ये शुरू? मुझे लगता है कि 3-4 महीने में इसको लागू कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमारी वित्त विभाग से मंजूरी आने के बाद हम इसको तुरंत लागू कर देंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो हमने प्रयास ये किया है, तो हर ज़िले में हम ये सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे और साथ साथ हेड क्वार्टर पर भी हम हेल्पलाइन हमारी ऑलरेडी है, उसको भी और स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे कि यदि मान लो वहाँ पर किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो यहाँ पर भी टोल फ्री फ़ोन पर कॉल कर पाएँ और अपनी समस्या का निदान करवा पाएँ। एक और चीज़ आती है सर, जीएसटी को लेकर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ये कहा था कि इससे बड़ा बदलाव आएगा अर्थव्यवस्था में, लेकिन विपक्ष इसके हमेशा इसको क्रिटिसाइज करता रहा। तो अगर जीएसटी से पहले की स्थिति प्रदेश में देखें और जीएसटी के बाद की देखें, तो कितना बदलाव पाते हैं, कितना फ़ायदा पाते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि जीएसटी एक बहुत ही क्रांतिकारी टैक्स है और इसने बहुत ही परिवर्तन किया है। और आप देखेंगे जो कि आंकड़ों में भी दिखाई देता है, हम हरियाणा प्रदेश की बात कर लें तो 2016-17 में हमारा लगभग वैट और सीएसटी के माध्यम से 24,000 करोड़ के आसपास हमें कर का संग्रहण होता था। आज पिछले वर्ष का हम देखें आंकड़ा, तो सीएसटी और वैट और सीएसटी और एसजीएसटी सब मिला के हमारा लगभग 44,800 करोड़ के आसपास हमारे ये कर संग्रहण पहुंच गया। तो आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ हमारी पिछले वर्षों में इसमें हुई है। और उसका कारण ये है कि एक तो ये सरलीकृत किया गया और सब कुछ हमारे पास ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। तो हमें किसी का ये देखना है कि ये व्यापारी गड़बड़ी कर रहा है, तो हम ऑनलाइन डेटा के हमें उसके प्रेमिसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन डेटा के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि ये इसके रिटर्न में गड़बड़ियाँ हैं और कुछ ना कुछ इसने टैक्स भरने में कुछ लापरवाही की है। तो वो हम यहाँ से डेटा को चेक करके आराम से निर्णय पहुँच सकते हैं कि इसने गड़बड़ी की है। फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करते हैं। हम इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि किसी भी जो बोनाफाइड यदि किसी की मिस्टेक होती है उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और मेलाफाइड किसी की गलती हुई तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम अनावश्यक रूप से व्यापारियों को तंग किया जाए, टैक्स विभाग व्यापारियों को तंग करे। हम यदि कोई बोनाफाइड व्यापारी है तो हम उसको हेल्प करेंगे, उसकी सहायता करेंगे कि वो हमारे साथ एक स्टेक होल्डर बने और हमारे कर संग्रहण में हमें हमारी सहयोग करे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से फेक क्रिएट कर उसकी भी एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी के साथ वो काम करते हैं। तो उसके रोकने के लिए हम सख्त कदम उठाते हैं कि यदि मान लो कोई फ्रॉड बिल जनरेट कर रहा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है, तो एक तरह से वो इनडायरेक्ट तौर पर भारत सरकार, हरियाणा सरकार को टैक्स में हमें नुकसान पहुंचा रहा है वो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। नहीं, वही इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं जीएसटी चोरी के शेल कंपनियों के माध्यम से। तो इन लोगों के, खासकर अगर आंकड़ों की बात करें, तो ऐसे कितने लोग आइडेंटिफाई किए गए और कब तक क्या कार्रवाई की गई है? दूसरी बड़ी बात है कि जागरूकता की, वो भी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए। इन सब दोनों के लिए क्या कुछ है कि जो बुरा कर रहा है उसके लिए कुछ सख्त कदम, और जो लोग जो जानना चाहते हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंप या कुछ इस तरह की चीज़ें? इसमें सबसे पहले आपके जो आपने पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह गलत कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एक इंटेलिजेंट यूनिट बनाई हुई है जो कि हेडक्वार्टर पर है। उसमें हम जो हर अलग अलग ज़िले से हम प्रॉपर ऑफिसर लेते हैं। प्रॉपर ऑफिसर में जो हमारे ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होते हैं, उनको प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं जीएसटी में। तो उनकी टीम पूरे डेटा को चेक करती है। डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से हम रेड फ्लैग जनरेट करते हैं कि कौन कौन से हमारे शक के दायरे में, कौन कौन सी कंपनी हमारे शक के दायरे में। और उसमें एक पैरामीटर के आधार पर हम निर्णय नहीं लेते, हम कम से कम 7 से 8 पैरामीटर लेते हैं और उनकी स्कोरिंग करते हैं कि भाई जिसकी स्कोरिंग हाईएस्ट आती है उसको हम सबसे पहले टारगेट करते हैं, और जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारे पास भी सीमित संसाधन है। तो सबसे पहले हम टारगेट बड़े
जो प्लेयर हैं जो ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं उनको करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा कम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ। जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे अभी भारत सरकार ने एक नई स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार करके एक नई स्कीम लॉन्च की, जिसमें कि हरियाणा भी एक उन राज्यों में से या यूटीज़ में से है जिनको चुना गया। तो हमारे यहाँ भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने जानकारी होगी आपको कि 1 सितंबर से गुड़गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ जी। और उसमें हम बहुत ज़्यादा इसका प्रचार कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक हमारा जो कंज्यूमर है उसका ये अधिकार है कि बिल ले। कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कुछ लोग उनसे, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स कस्टमर दे रहा है, अब ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स वो व्यापारी कलेक्ट कर रहा हो और हरियाणा भारत सरकार के खजाने में पैसा जमा नहीं हो रहा हो। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कंज्यूमर पैसा दे रहा है और वो योगदान करना चाहता है हमारे इकोनॉमी में, लेकिन कुछ लोग, मैं नहीं कहता सभी, कुछ लोग उसका मिसयूज़ करते हुए उस पैसे को जमा नहीं कराते हैं। तो यदि अब हमने क्या किया कि इस मेरा बिल मेरा अधिकार के माध्यम से एक ऐप बनाई भारत सरकार ने, और उसमें हर एक व्यक्ति अपना बिल अपलोड करेगा। तो अब उसमें से एक रैंडम लॉटरी निकलेगी और उसको उसमें 1 करोड़ तक के भी इनाम है। यदि मान लो किसी को रैंडम, तो 1 करोड़ तक के इनाम भी बिना किसी उसके, अब लॉटरी में तो आप कुछ पैसा देते थे फिर आपको कुछ निकलता था, इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको जो बिल जो आप वैसे खरीद रहे हो, सामान्य तौर पर खरीदारी कर रहे हो, उसको एक सामान्य तौर पर अपलोड करना है। और बहुत ही सिंपल ऐप है, आप देखेंगे तो कोई भी अपलोड कर सकता है उस ऐप को। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम सब हमारे कंज्यूमर्स को जागरूक करें कि वो जो भी बिल लें उसमें जीएसटी पे करें और उसका बिल ज़रूर लें और उसको अपलोड भी करें। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमने इसकी जो भी हमने आईसी एक्टिविटी की बहुत लार्ज स्केल पर हम कर रहे हैं, उसमें सक्षम विभाग को भी हम भागीदार कर रहे हैं, जिससे लोगों तक ये बात पहुँचे और उन लोगों तक भी पहुँचे जो कि हमारे व्यापारी वर्ग है, उन लोगों तक भी पहुँचे कि अल्टीमेटली आप जीएसटी के माध्यम से हमें जुड़ना ही पड़ेगा, देर सवेर। तो जितनी जल्दी हम इससे जुड़ जाएं उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। तो इसके लिए भी हम समय समय पर हमने अभी इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक कर संवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में गुड़गांव में प्रारंभ किया था। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे व्यापारी वर्ग है और जो हमारे टैक्स बार के जो वकील हैं वो और विभाग, इनमें तालमेल रहे, उसके लिए एक जीएसटी आमने सामने का कंसेप्ट भी लाए, जो कि रेंज पर कोई भी समस्या होती है तो जॉइंट कमिश्नर के सामने वो अपनी समस्या रख सकते हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर हो, वो अपनी समस्या रख सकते हैं। और उसमें यदि कोई बदलाव हम करना चाहें जीएसटी में तो वो भी कर सकते हैं। और हरियाणा ने कई ऐसे बदलाव का सुझाव दिया जीएसटी काउंसिल को और जीएसटी काउंसिल ने माना और उस पर बदलाव भी हुए और उससे काफ़ी हद तक व्यापारी वर्ग को फ़ायदा भी हुआ। ये बड़ी चीज़ बताइए सर ने, 2-3 चीज़ ऐसी बताई। एक तो उन लोगों को सावधान किया है जो जीएसटी चोरी करते हैं, टीआरयू बाकायदा टैक्स रिसर्च यूनिट उनके लिए है, तो वो सावधान रहें। और दूसरी बड़ी चीज़ जो अवेयरनेस की बात है, उसके लिए बाकायदा अगर आप बिल लेते हैं तो 1 करोड़ का इनाम भी आपको मिलता है। और ये एक अच्छा कदम आपने बताया कि आपके जो जीएसटी के सजेशन है पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। एक बात सर ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसमें, वो ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो खासकर आपका विभाग है वो सामना कर रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें 2 प्रकार के चैलेंज हम मान सकते हैं। एक कैटेगरी है जो कि बिल काटते ही नहीं है, जीएसटी पे नहीं करते हैं। मान लो कि एक कोई व्यापारी है जो कि बिल्डिंग मटेरियल बेचता है, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि वो 50% बिल टैक्स के माध्यम से जमा करा रहा हो और जो व्यक्ति बिल नहीं ले रहा है, तो कई बार हमारे कंज्यूमर भी ये सोचते हैं कि भाई 18% टैक्स है, तो ये 100 रुपये की चीज़ यदि 100 रुपये में मिल जाए तो बेटर 118 रुपये क्यों दिए जाएँ। तो वो कई बार हमारा कंज्यूमर भी बिल वो कहता है, वो ऑप्शन देता है दुकानदार कि भाई आप जीएसटी के माध्यम से लेंगे बिल या जीएसटी के बिना माध्यम से लेंगे। तो वो पूछता है कितना अंतर है, तो वो कहता है 100 रुपये मिलेगा, ये 118 मिलेगा। तो वो कई लोग होते हैं जो कि इस बात को नहीं मानते और शिकायत भी करते हैं। हमारे पास शिकायत भी आती है कि बिल नहीं काट रहा है और हमने उसमें कार्रवाई भी की। ऐसा एक मामला हमारे पास सामने आया, मेरे पास फ़ोन आया तो हमने कार्रवाई भी की, लेकिन कई लोग बताते नहीं और वो 100 रुपये पे करके बिना टैक्स दिए जमा कराए। तो सबसे बड़ा हमारा जो मुझे लगता है चैलेंज वो ये है कि कंज्यूमर
और यदि व्यापारी मिल जाएं और टैक्स को जमा ना कराएं तो उस गठजोड़ को तोड़ना मुश्किल है। सर ने जिस तरह से डिपार्टमेंट की बात बताई, निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य है टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग कर रहा है। 54,000 करोड़, यूँ आप समझ लीजिए कि जो पूरे प्रदेश का टैक्स आता है उसका तकरीबन 80 से 90% के करीब हो जाता है, जो इस पूरे प्रदेश की व्यवस्था को चलाने में मदद करता है। सर, ये विभाग की बात हो गई, आपके प्रोफेशनल की बात हो गई। ये अमूमन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रेरणा थी, ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी कि आईएएस ही बनना था? कुछ इस तरह का पहले ही तय किया हुआ था? देखो, किसी के कैरियर में मेरा मानना है कि जो उसका बैकग्राउंड होता है उसका काफ़ी योगदान होता है। और मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरे माता पिताजी सरकारी नौकरी में थे, रेलवे में। और हमारे क्षेत्र में विशेष तौर पर सिविल सेवा का थोड़ा आप कह सकते हैं कि एक सभी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे भी मेरे परिवार वालों ने प्रोत्साहित किया कि आपको भी सिविल सेवा में जाना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने आईआईटी दिल्ली से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी मेरे मन में विचार किया कि क्योंकि सिविल सेवा में बहुत सारी संभावनाएं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें इसमें जाना चाहिए। और तो मैंने, आप ये सोचें कि आईआईटी के दौरान ही तैयारी प्रारंभ कर दी। और मैंने कोई मेरा कैंपस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने भी कोई नौकरी नहीं की, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य था कि सिविल सेवा में मैं जाऊं। और इसमें कोई संदेह नहीं, मेरी नौकरी अब काफ़ी, आप 2006 बैच का हूँ तो आप 16-17 साल की नौकरी हो चुकी है। तो मैं मतलब मेरे निर्णय पर संतुष्ट हूँ कि बाकी में इस नौकरी में इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और हम बाकी में लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। और कई बार विशेष तौर पर फील्ड में कई बार ऐसे मतलब हमने मुहिम चलाई जिससे कि बाकी में लोगों को सीधे सीधे फ़ायदा भी मिला और हम रिजल्ट भी देख पाते हैं। इतनी अपार संभावनाएं मुझे लगता है किसी भी सर्विसेज में या किसी भी और नौकरी में, सरकारी नौकरी में मिल पाती है। तो निसंदेह ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय था और उसमें निसंदेह मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी के लिए, देश के लिए। अच्छा, ये जो यात्रा, ये जो मुकाम आपने हासिल किया, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। तो ऐसे वो कौन से लोग हैं जो आपको याद आते हैं कि नहीं, अगर ये मेरे जीवन में नहीं होते तो ये यात्रा, ये मुकाम मैं हासिल नहीं कर पाता? तो हम इस पूरी उसको देखें दौर को, मतलब जब से हमने तैयारी प्रारंभ किया, हमने जब से मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मेरी पहले एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक मैं अपने गांव में पढ़ा। उसके बाद मैं जो उपमंडल स्तर के स्कूल में पढ़ा, जो हिंडौन सिटी हमारा उपमंडल, और मैं लगभग कक्षा 6 कौन से ज़िले में पढ़ा? ये अब करौली ज़िला है, उस वक्त सवाई माधोपुर हुआ करता था, अब लेकिन करौली ज़िला है, वो नया ज़िला बना। तो हिंडौन सिटी में मैं लगभग कक्षा 6 से और 8 तक पढ़ा, और कक्षा 9 से 12 तक मैं जयपुर में पढ़ा, और उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम देखें, सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण योगदान मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जो अध्यापक थे उनका मानता हूँ। और मुझे अभी तक याद है कि जो हमारे गणित के हमारे टीचर थे, वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते, सरकारी स्कूल के एक अध्यापक होने के बावजूद भी वो इतना अच्छा पढ़ाते थे। क्या नाम था? उनका नाम राम सिंह था, और वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हम सोच भी नहीं सकते एक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में। उसके बाद आप देखेंगे तो एक हिंडौन सिटी में अभय विद्या मंदिर है, जिसमें हमने शिक्षा प्राप्त की। उसके भी निस्संदेह अध्यापक बहुत अच्छे थे, और बहुत कम फीस में हम मतलब उस वक्त पढ़ाई होती थी। और उसके बाद हम जयपुर में पढ़ाई की, वहाँ पर भी अच्छे अध्यापक मिले। और निस्संदेह आईआईटी दिल्ली तो सबसे बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और वहाँ की भी मैंने एक खास बात देखी कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो निष्पक्षता के साथ मतलब आपके मान लो वाइवा है तो उसके जो भी मार्क्स देते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर नंबर देते थे। चाहे वो टॉपर हो, उसको भी यदि उसने परफॉर्म नहीं किया तो कम नंबर दे देंगे, और जिसने परफॉर्म किया उसके अनुपात में नंबर देते थे। और वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली सिर्फ मैं ये नहीं मानता सिर्फ पढ़ाई का एक केंद्र है। वहाँ पे एक आपका चरित्र का निर्माण होता है कि हम किस तरह बात करते हैं। वहाँ पे ये एक माहौल आपको दिया जाता है कि आप चाहे गार्ड हो चाहे कुक हो, सबसे सम्मान से बात करनी है। तो गार्ड हो तो उनको भी हम गार्ड साहब बोल के पुकारते थे, क्योंकि एक हमारे परिवेश में आ गया। या यदि हमें ये भी डर था, यदि हमने कोई इनडिसिप्लिन किया, मान लो कि रैगिंग की,
तो तुरंत बर्खास्त की हो जाएगी। तो वहाँ पे बड़े सख्त थे, मतलब वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत सख्त था, वो तुरंत कार्रवाई भी करते थे, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होता था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा हुआ मुझे कि वहाँ पे हर परिवेश के लोग आएंगे, मतलब भारतवर्ष के हर क्षेत्र से गरीब, अमीर से अमीर, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम सभी पक्ष के लोग वहाँ आते हैं। तो आपका जो एक्सपोजर होता है वो मतलब अमेजिंग है, मतलब उतना एक्सपोजर मुझे नहीं लगता कहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी उतना ही ध्यान देते थे। तो मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग करना तो एक बात है, उसमें भी वो नंबर मतलब बहुत ऊपर है, नो डाउट। आईआईटी दिल्ली सबसे बेहतरीन संस्थानों में माना जाता है, लेकिन वहाँ पर जो आपका चरित्र का निर्माण होता है और खेल कूदों में भी आपको भागीदारी बनाते हैं और किस तरह आपने बिहेवियर करना है, आचरण करना है, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त मैं अपने माँ बाप और मेरे अंकल जी का भी बहुत योगदान मानता हूँ कि उन्होंने हमेशा सहयोग दिया। प्रारंभ में असफलता मिली, उसके बावजूद सहयोग दिया और पूरा सहयोग दिया, और उनके बिना सहयोग के संभव नहीं था कि हम इस मुकाम पर पहुंच पाते। क्या नाम है उनका? मेरे पिताजी का नाम श्री रामचरण मीणा है। अंकल जी बता रहे हैं। अंकल जी श्री BL मीणा जी डॉक्टर हैं, वो CMO से रिटायर हुए थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर से। साथ दिया। एक सर, एक हम आखिरी सवाल लेते हैं हमारे जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, जो सिविल सर्विसेज की, चाहे वो स्टेट की करें चाहे सेंट यूपीएससी की करें, एक टिप आपकी तरफ से क्या है उनके लिए? इसमें कोई संदेह नहीं कि UPSC हो चाहे स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, इसमें मेहनत तो आवश्यकता है ही, उसमें तो कोई संदेह है नहीं, सभी लोग करते भी हैं जो इसको एग्ज़ाम को देता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है प्लानिंग और आपकी गाइडेंस, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्लानिंग का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि सिलेबस UPSC का बहुत बड़ा हो, तो आप जो पुराने पेपर हैं उनको देखें और एक उससे आपको एक पैटर्न का पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि सिलेबस में आपको 10 किताबें पढ़नी पड़ें और 10 किताबों में से मतलब हज़ारों पेजेस पढ़ने पड़ें, लेकिन मान लो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ़ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स में उसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। जिसमें आपकी पकड़ है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ें आप। सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, उसमें आप समय भी आपका ख़राब हो और पकड़ भी नहीं आ पाएगी आपकी। तो आप फोकस रहें और आप जो भी मान लो आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स बना लें, जिससे कि जब लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम देनी पड़े तो आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है, अंतिम क्षण में क्या पढ़ना है। जो आपको लगता है ये बार बार याद नहीं हो रहा, तो उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लें या कैसे भी उसको नोट कर लें और लास्ट मोमेंट में सर उसी को रिवाइज़ करें। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ाई किस तरह करें। आप कई लोग हैं जो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं बट प्लानिंग नहीं कर पाते, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कम समय पढ़ते हैं, प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, फोकस रहते हैं और लिखने की उनकी बहुत अच्छी कला होती है। तो इसमें लिखने की कला भी उतनी महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्न का जवाब किस तरह दे रहे हैं। कि मान लो उसने पूछा कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो आप पढ़ें कि वो क्या पूछ रहा है। क्या वो आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है तो आप दोनों पक्षों को रखें और उसका बैकग्राउंड ज़्यादा ना दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो 200 शब्द की सीमा है, तो 200 शब्द आप जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर ही लगाएं, न कि 50 शब्द आप बैकग्राउंड बताने में लगा दें। तो जो उसका मकसद है वो फिर नंबर आपके उस अनुपात में नहीं आएंगे, क्योंकि UPSC बहुत ही मतलब वो बहुत सोच समझ क्वेश्चन बनाते हैं और उसके एक एक शब्द का एक मतलब होता है। तो पूरा उसको आराम से पढ़ें और पढ़ने के बाद ये समझें पहले 5 मिनट तो कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसका रिप्लाई बनाएं और जितनी शब्द सीमा है उसमें अपने जवाब को सीमित रखें। मान लो 200 है तो आप या तो 180 करें, 190 करें या 200 करें, मतलब उसके आसपास रखें उसको ज़्यादा, क्योंकि आपका इतना समय नहीं होता कि आप 250 एक में आपने 250 वर्ड शब्द का प्रयोग कर लिया तो आपका कहीं ना कोई प्रश्न छूट जाएगा, क्योंकि आपने समय 50 शब्द एक्स्ट्रा लिखने पड़े तो आपका समय खराब हुआ। तो आप पूरा फोकस रहें और लिखने की कला इतनी महत्वपूर्ण है कि मान लो ऐसे का निबंध है, ऐसे है, तो उसमें वो बहुत ही मतलब एक लाइन वन लाइनर आजकल वन लाइनर भेजते हैं वो कि कोई एक सेंटेंस दे देंगे, उस पर आप लिखो 500 वर्ड लिखो, 1000 वर्ड लिखो। तो उसको समझें पहले कि वर्ड एक लाइन का मतलब क्या है, तभी आप उसको 15-20 मिनट उसके बारे में एक आप बना ले, भूमिका बनाए कि स्टार्ट में क्या लिखना है, बीच में कैसे लिखना है, एंड में क्या लिखना है, जिससे कि आप जब लिखें तो आप एक प्लान तरीके से लिख पाएँ। अदरवाइज क्या होगा कि आपने लिखना प्रारंभ कर दिया और अचानक याद आया कि तो वो पैरा एक रह गया, फिर आपका सीक्वेंस पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो आपकी प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने की कला बहुत महत्वपूर्ण है और जिन लोगों ने एग्ज़ाम ये मतलब सफलता प्राप्त की उनसे भी मार्गदर्शन लेना
उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सर ने मेरे ख्याल से इतने बेहतर तरीके से आपको कोई टिप दे नहीं सकता, 100 से ज़्यादा इस तरह के एपिसोड किए हैं, लेकिन जो अलग तरह से ये एक टिप दिया है वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है कि क्या नहीं पढ़ना है, एक तो ये भी देखना ज़रूरी है, और लिखने की कला और सवाल को समझने की ज़रूरत वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सर बहुत अच्छा लगा, बेहद शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तीखी मिर्ची। राजवीर रा ठीक से सब क्यों कर चिंता में बैठा है? के बताऊ ताऊ, बालका के दाखिले की फिक्र हो रही से। रा राजवीर क्यों फिक्र कर रहा है बालकों की? मनोहर सरकार बालकों के भविष्य के ताई जम के काम कर रही से, तन बेरा भी से। अच्छा ताऊ, सरकार के करा रही है बालका ताई? आज चाल वेरी गेल, मैं दिखाऊं तने के कर रही से मनोहर सरकार बालका के ताई। पापा कहते हैं बड़ा काम करेंगे, बच्चे पढ़ लिख के हमारा नाम करेंगे, मगर बच्चों का उज्जवल भविष्य तो शिक्षण संस्थानों से बनता है। पापा कहते हैं बड़ा काम करेंगे, हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर